Hello everyone, welcome to the Enlightening Lantern. I have started with a completely new series, Revision 25-26, and actually this is a completely new video. You must all be aware that initially I had the channel Reno's Englishpedia, but due to certain technical issues I had to start over. So this series is the first series that I'll be posting on my new channel, that is the Enlightening Lantern. And I hope all of you who come here to this channel become a part of my family and greatly benefit from this series and whatever other videos I put up. So without wasting any more time, let's get started. Okay, starting with deep water. Who has written deep water? It is William Douglas. विलियम डगलस, ये जो स्टोरी है इसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? Is it fiction? Then it is a personal anecdote of William Douglas. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफिकल. It is an autobiographical story. Who was William Douglas? Who was William Douglas? Legal advisor to President Roosevelt. और रूजवेल्ट सबको पता है कौन है? The president of America, the ex-president of America, right? World War II के टाइम पे रूजवेल्ट was the president of America. तो उनका लीगल एडवाइजर विलियम डगलस था. दुनिया में हर कोई अपनी कहानी लिख सकता है, बट हम उन्हीं की कहानियों को पढ़ते हैं जो फेमस होते हैं. आप सबकी कहानियां हैं, हम सबकी कहानियां हैं, which may prove to be yes. What was the purpose of writing this story, this anecdote about his personal life? मतलब इस चैप्टर का थीम क्या है? अगर हम overcoming fear. Why is it so important to overcome fear? इतना इम्पोर्टेंट क्यों है फियर को ओवरकम करना? इट पैरालाइजेस अस. जब हम फियर की बात इस चैप्टर में कर रहे हैं तो हमें याद रखना है, इट पैरालाइजेस अस. व्हेन वी टॉक अबाउट फियर, इट इज पैरालाइजिंग अस. यही चीज डगलस के साथ हुआ था, राइट? जब वो पानी में गया, जब वो पानी में उसको फेंका गया तो उसके पैर जो थे वो रिजिड हो गए थे. रिजिड क्यों हुए थे? ड्यू टू एक्सेसिव फियर विच पैरालाइज्ड हिज बॉडी. उसके बाद वो जब भी पानी में जाता था, उसका फिजिकल ट्रॉमा जो होता था, हिज लेग्स वुड स्टॉप वर्किंग. तो उसको 3 महीने तो सिर्फ पानी में कंफर्टेबल होने के लिए लगे थे, टू ओवरकम हिज रिजिडिटी. जो उसकी बॉडी का रिजिडिटी था वो ओवरकम करने में लगे थे. मैंने आपको बताया था कि 9 मंथ्स में बेबी होता है और 9 मंथ्स में ही डगलस का रीबर्थ हुआ था. फ्रॉम फियर टू अगेन बिकमिंग कंफर्टेबल इन वाटर, लर्निंग टू स्विम, बिकमिंग कॉन्फिडेंट. ट्राइमेस्टर्स, 3 महीने. फर्स्ट 3 months रिलैक्सिंग इन वाटर, नेक्स्ट 3 months लर्निंग हाउ टू स्विम, and last 3 months becoming confident about his swimming. राइट? तो ये आपको मैं एक एनालॉजी क्रिएट कर रही हूं ताकि कि आपको याद रहे कि 9 महीने लगे थे, पूरे 9 महीने लगे थे फॉर हिम टू ओवरकम हिज फियर एंड बिकम अ कॉन्फिडेंट स्विमर. ठीक है, 3 months का ट्राइमेस्टर में ये डिवाइडेड था. अब व्हेन डिड ही डेवलप? अब यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स और याद रखने हैं, दैट इज एवर्जन एंड फियर. दोनों में फर्क क्या है? What is aversion to water and what is fear of water? Aversion is followed by the preposition to, and fear is followed by the preposition of. Aversion to water and fear of water. तो इन दोनों में फर्क क्या है?
What is aversion? अगर मैं अब आपको करेले का जूस दूं, will you want to drink it? Why? Bitter. Aversion, नहीं अच्छा लगता. Whatever the reason, कड़वा है या मम्मा को सिक होते हुए देखा है करेले का जूस पीते हुए, we assume it is going to be very bitter. We have an aversion. But are we fearful? Are we fearful of juice of bitter gourd? करेले के जूस से हम fearful हैं? No. अगर सर पे बंदूक रखी जाए और बोला जाए पियो, तो हम बाद में चाहे जो मर्जी करें, बट उस टाइम पे तो पी ही लेंगे. राइट? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एवर्जन एंड फियर. एवर्जन घृणा होती है, डर नहीं होता, एंड फियर होता है डर. एवर्जन को आप ओवरकम कर सकते हो, फियर को ओवरकम करना आसान नहीं है. अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन एवर्जन एंड फियर? तो अब नेक्स्ट आता है कि व्हेन डिड डगलस बिकम एवर्स टू वाटर? When did he become averse to water? Childhood. How old was Douglas? He was 3 to 4 years old. Right? कैलिफोर्निया बीच पे उसके पापा उसके साथ गए थे. वहां पे ह्यूज वेव्स होती हैं और वो वेव्स में उसने पापा का हाथ पकड़ा हुआ था. He was holding on to the hand of his father, but the waves were so huge that they buried him in water. They engulfed him in water. और वो कुछ सेकेंड्स के लिए उसको लगा कि वो डूब गया. छोटा बच्चा था, राइट? अब पापा ने तो कस के पकड़ा हुआ था. फादर डिड नॉट हैव एनी फियर. फादर वाज ओल्डर, मैच्योर, उसको पता था कुछ नहीं होने वाला है. तो वो हंसे. With Douglas's reaction to the water, वो हंस पड़े. He was not mocking him. Please अपना assertion reasoning याद रखना. Father हंसे not to mock him. Mocking का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, to make him feel inferior. Right? वो छोटे बच्चे को देखकर जैसे हम नॉर्मल हंस पड़ते हैं अगर बच्चा गिर जाए या रोए तो हमें हंसी आ जाती है. तो फादर हंसे. It was a normal humor. There was nothing mocking in him. But both the incidents, the fact that he was buried in water for a few seconds and the fact that the father laughed, developed an aversion in his mind to water. अच्छा, अब उसके बाद fear of water कब हुआ? Fear of water कब हुआ? When he was 9 or 10 years old. है ना? He wanted to learn swimming. उसके पास चॉइस थी बिटवीन याकिमा रिवर एंड YMCA पूल. थी या नहीं चॉइस? What did he choose and why? बेटे मैं ये क्वेश्चंस बोल रही हूँ ना, ये क्वेश्चंस आपको इमीडिएटली आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए. अगर नहीं आता है तो रिमेंबर कि आपके 2 मार्क के क्वेश्चंस के लिए आप गड़बड़ कर लोगे. जो मैं आपको ये क्वेश्चंस क्लास में टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते पूछती हूँ, दे आर जनरली गोइंग टू बी आस्क्ड इन 2 मार्क क्वेश्चंस. और जब मैं एक्स्ट्रापोलेशन क्रिएट करती हूँ तो वो आपके 5 मार्क क्वेश्चंस में आता है. Why did he choose the YMCA pool? Yakima River was more dangerous than a YMCA pool. याकिमा रिवर को डेंजरस क्यों बोला जाता था? There had been many drowning incidents. याकिमा रिवर में बहुत ड्राउनिंग इंसिडेंट्स थे. उसका फ्लो के बारे में चैप्टर में आज सच नहीं लिखा है, उसकी गहराई के बारे में नहीं लिखा है. उन्होंने सिंपली ये लिखा है कि द मदर हैड वार्न्ड हिम दैट देयर हैड बीन मेनी ड्राउनिंग इंसिडेंट्स इन याकिमा रिवर. कंपेयर टू दैट YMCA पूल जो था उसका ग्रेजुअल स्लोप था. इट स्टार्टेड फ्रॉम 3 feet एंड इट वेंट ऑन टू 9 feet. राइट? तो इसीलिए वो सेफर ऑप्शन था. आपको समझ में आ रहा है? करंट्स नहीं थे, वहां पे एक लाइफ गार्ड होता था,
तो it was comparatively safer, right? But as we know, it did not prove to be that safe. वो तो बात की बात है. But यहाँ पे comparatively याकीमा और YMCA pool में डिफरेंस यही था कि मदर ने बताया था याकीमा पे कई बार ड्राउनिंग इंसिडेंट्स हुए हैं, so that is why he chose the YMCA pool. How did he go to the YMCA pool? Was he prepared or did he flounder in the pool when he initially went for learning to swim? No, he did not flounder. He was quite comfortable because he was wearing water wings. What are water wings? बाजू पे पहनने के लिए सपोर्ट्स होते हैं, हवा से भरे हुए होते हैं. दे डोंट अलाउ यू टू सिंक इन वाटर. एक कमर पे रिंग पहना जाता है, वो ट्यूब होती है. एक आपके गले में पहना जाता है, वो नेक ट्यूब होती है. और ये बाजुओं पे पहनी जाती है ट्यूब, तो इसको वाटर विंग्स बोला जाता है. राइट? सो ही वॉज wearing water wings. He was learning to paddle in the water, so he was quite comfortable in the water. But उसका जो मस्कुलेचर था, जो उसका बॉडी फिजिक था, he was a skinny boy. है ना? उसमें लिखा हुआ है कि वो स्किनी था, वो कॉन्शियस था कि मैं स्विमिंग सूट पहन के पानी में जा रहा हूं, माई स्किनी लेग्स आर विजिबल. तो वो उस चीज के लिए कॉन्शियस था, बट वो फिर भी जाता था. ही वॉज क्वाइट कंफर्टेबल इन वाटर. Then that particular day, what happened when he actually developed a fear of water? उस दिन क्या हुआ, क्या था? हाँ जी बताओ बेटा, उस दिन हुआ क्या था? Yes, a teenage boy of around 18, a muscular boy of around 18, just for the sake of fun, just for the sake of having, some kind of adventure, he picked him up and threw him in the pool. The 18-year-old boy threw him in the pool. ये वाला जो इंसिडेंट है, इसको आप क्या बोलोगे? इस चीज को आप क्या बोलोगे? और क्या ये आजकल स्कूल्स में, कॉलेजेस में कॉमन है? इट्स रैगिंग एंड इट्स वेरी कॉमन. इज रैगिंग गुड? नो. व्हाई? It leads to inferiority complex. It leads to loss of confidence. It can be harmful to life. और ये आपके 5 मार्क के क्वेश्चन में आता है. इंसिडेंट्स ऑफ बुलिंग, राइट? इसको रैगिंग कह लो या इसको बुलिंग कह लो. इनसे रिलेटेड आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है. फिर फियर से राजकुमार शुक्ला और विलियम डगलस के बीच में एक्सट्रापोलेशन हो सकती है. विलियम डगलस ने अपना फियर ओवरकम किया. पीजेंट्स, डिनोटेड बाय राजकुमार शुक्ला, दे ओवरकेम द फियर ऑफ ब्रिटिश. और इन चीजों के ऊपर आपको लेकर एक्सट्रापोलेशंस आ सकते हैं. ठीक है? दोनों ने कैसे कैसे अपना फियर को ओवरकम किया. हाउ डू यू नो दैट दे ओवरकेम देयर पर्टिकुलर फियर्स? फिर से बोलो बेटे. नहीं, रैगिंग इज डन बाय स्टूडेंट टू स्टूडेंट. बुलिंग हो सकता है द टीचर्स बुलीड द स्टूडेंट्स, राइट? बट रैगिंग नहीं. रैगिंग इज डन बाय स्टूडेंट टू अ स्टूडेंट और टू स्टूडेंट्स. किसमें? मैम इन अ वे आ सकता है अथॉरिटेटिव कंट्रोल, जहां पे उसको कुछ ऐसा करने के लिए बुली किया गया जो वो करना नहीं चाहती थी. दैट इज द कटिंग ऑफ अ हेयर, द वेयरिंग ऑफ क्लोथ्स. रूल्स तो थे, बट वो मैं मान रही हूं, बट कहीं ना कहीं शायद किसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम करके इस पॉइंट पे आ सकता है दैट दे वर आस्क्ड टू डू समथिंग दे डिड नॉट वांट टू डू. राइट? मतलब कुछ इस तरह से हो सकता है. बट जैसे मैम ने बोला कि नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में, बट यस कुछ रिलेटेड आ सकता है. बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जो मेन कैरेक्टर थे वो करना नहीं चाहते थे. ठीक है? अब ये बॉय, अब वो सुबह जो डगलस था उस दिन वो बहुत जल्दी आ गया.
जब जल्दी आया तो पूल के अंदर अभी कोई था नहीं, एंड ये सेफ्टी रूल होता है दैट व्हेन यू एंटर द वाटर यू नीड टू एंटर विद अ बडी, इट्स अ बडी सिस्टम। बडी सिस्टम का मतलब होता है सेफ्टी के लिए, आपको कभी भी पानी में क्रैम्प्स हो सकते हैं, आप ड्राउन कर सकते हो, तो 2 जन होने चाहिए इफ यू वांट टू गो इनटू द वाटर। तो कोई था नहीं, तो वो बड़े अच्छे से ही sat by the side of the pool, and as you just told me, this 18-year-old boy came, he picked him up and threw him into the deep end of the pool. प्लीज ये याद रखना, shallow end नहीं था, deep end of the pool था। अब इनिशियली डगलस को डर लगा, जब उसको पूल में फेंका गया, did he lose his wits कि उसने एक प्लान बनाया? What plan did he make? He thought that when I reach down, I will use my legs to shoot up, I will give a good kick, or I will come up to the surface like a cork. कॉर्क होता है पोरस मटेरियल, जो पानी में जितना मर्जी डालो वो उतना तेजी से ऊपर आता है। He thought he would come up very fast, और जब वो पानी के surface पे आएगा, he will lie flat on the water and paddle to the edge of the pool. Did his plan work? Why? 9 feet felt like 90. ये लाइन हमें बताती है कि उसका जो डिसेंट था, जो पानी में वो नीचे जा रहा था, वो बहुत स्लो था। क्योंकि बहुत स्लो था तो उसका लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, और वो इतनी जोर से किक नहीं मार पाया सो दैट ही कुड कम अप लाइक अ कॉर्क। जितना धीरे से वो नीचे गया उतना ही धीरे से वो ओके सो द 9 feet फेल्ट लाइक 90। बहुत ज्यादा समय लगा नीचे आने के लिए, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो वो इतनी तेजी से ऊपर नहीं जा पाया, राइट। तो वहां पे उसका प्लान जो था वो इनइफेक्टिव प्रूव हुआ। सेकेंड इनइफेक्टिव कब प्रूव हुआ? जब वो ऊपर पहुंचा, he did not get the time to lie flat on the water, to paddle to the edge of the water। वो ऊपर गया विदाउट बीइंग एबल टू टेक अ प्रॉपर ब्रेथ, वो दोबारा से नीचे सिंक होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे वाटर का कलर चेंज हो रहा है। पहले इट अपीयर्ड पेल येलो, और जैसे जैसे उसका डर बढ़ा इट टर्न्ड इनटू अ डर्टी येलो कलर। तो यहाँ पे उसके फियर हैज बीन लिंक्ड टू द कलर ऑफ वाटर। ठीक है, आई डोंट नो एक्चुअली कि वेदर येलो कलर इज द कलर ऑफ फियर, बट हाँ चैप्टर में येलो कलर को डगलस के फियर ऑफ वाटर के साथ लिंक किया गया है, फ्रॉम पेल येलो टू डर्टी येलो। उसका धीरे धीरे जो फियर है, जो फ्राइट है, वो भी इंटेंसिटी में बढ़ रहा है, फ्रॉम फियर टू पैनिक टू टेरर, राइट। 3 बार वो नीचे गया और 3 बार उसके डिफरेंट फीलिंग्स इवॉल्व हुए। कोई भी स्टोरी बेटा इसलिए स्टोरी होती है बिकॉज उसमें एवोल्यूशन ऑफ कैरेक्टर होता है, उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज आता है जिससे वो बेटर पर्सन बन रहा है। जैसे रैट ट्रैप सेलर है, डगलस है, राजकुमार शुक्ला है, ये सब में एवोल्यूशन ऑफ कैरेक्टर्स हुए हैं, राइट। तो मेन स्टोरीज एवोल्यूशन पे भी डिपेंड करती है। ओके, एनीवे सेकेंड टाइम अगेन ही वेंट डाउन, नाउ ही वाज मोर फ्राइटेंड, नाउ ही वाज टेरराइजिंग, बट उसने फिर भी अपने विट्स को कंट्रोल करके रखा कि अगेन ही थॉट कि मैं आई पुट दिस प्लान इनटू एक्शन। अगेन द सेम थिंग हैपेंड, ही वाज नॉट एबल टू रीच द टॉप एंड टेक अ प्रॉपर ब्रेथ। अब थर्ड टाइम दोबारा नीचे गया, तभी भी उसने यही सोचा कि मैं ऐसे करूंगा, बट वो नहीं कर पाया, वो सांस नहीं ले पाया। अब जब दोबारा नीचे जा रहा था, ही गिव अप। उसको नाउ जब उसने एक्सेप्ट कर लिया कि अब मैं मर जाऊंगा, नाउ आई एम गोइंग टू डाई, तब उसका जो फियर था वो शांत हो गया। नाउ ही फाउंड पीस इन डेथ। इस पीस इन डेथ को ही कोलिंग इट टू हिज मदर्स आर्म्स। बोलता है माय मदर्स आर्म्स सो पीसफुल। ही इज हैल्यूसिनेटिंग नाउ। अब वो उस प्रोसेस में है कि वो अनकॉन्शियस हो रहा है। जहां पे वो थॉट आता है ना, वहां पे आप देखो कि आपके टेक्स्ट बुक में एलिप्सिस हैं, डॉट 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 है, राइट, दैट इज शोइंग अ ब्रेकेज इन थॉट। अब वो कॉन्शियसली नहीं सोच रहा है, उसका जो दिमाग है वो धीरे धीरे ब्लैकआउट हो रहा है, अनकॉन्शियस हो रहा है, हुआ नहीं है, बट ही इज इन द प्रोसेस ऑफ लूजिंग हिज कॉन्शियसनेस।
ये प्रोसेस ब्रेक्स के साथ शो किया गया है. ब्रेक्स इज दोस 3 dots. He is having different thoughts. I am in my mother's arms, it is so safe, it is so comfortable, there is no fear in dying, it is peaceful, death is peaceful, right? And finally when he loses consciousness, उससे पहले उसका thought था, the curtain of life fell. He went into oblivion. This was the point where he lost consciousness. Clear? अब इसके बाद उसके हिसाब से तो वो मर गया, but did he actually die? No, he was saved. अब वो वहां पे 18-year-old बॉय भी था, उतने में और भी लोग आ गए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि डगलस ऊपर नीचे जा रहा है, एंड ही वॉज सेव्ड. बट डगलस डजंट रिमेंबर एनी ऑफ इट. हु सेव्ड हिम, हाउ दे सेव्ड हिम, बोलता मुझे कुछ नहीं पता. व्हेन आई रिगेन्ड कॉन्शियसनेस, तो मैंने सिर्फ वो 18 साल के बॉय को सुना बोलते हुए, आई जस्ट डिड इट फॉर फन. मतलब कोई मैं उसको मारना नहीं चाहता था, मैंने तो हंसी मजाक में ये किया था. और यहाँ पे अगेन क्वेश्चन आता है कि टीजिंग ऑफन लीड्स टू डिफिकल्ट सिचुएशंस इन लाइफ और शॉकिंग सिचुएशंस इन लाइफ. कमेंट. जब कमेंट के चैप्टर्स क्वेश्चन आते हैं तो आपने चैप्टर के इंस्टेंसेस देने होते हैं, आप ऐसे जनरल नहीं दे सकते हो. जनरल अगर एक आधा लाइन लिखोगे, आपका जो मेन आंसर है दैट हैज टू बी रिलेटेड टू द इंसिडेंट्स इन द चैप्टर, राइट? ये याद रखना. बच्चे वेग लिख देते हैं, चैप्टर के साथ कोरिलेट नहीं करते, एंड यू एंड अप विद 1 or 2 marks. यू नीड टू कोरिलेट इट टू द चैप्टर. हाँ जी. बिकॉज व्हेन ही स्टॉप्ड स्ट्रगलिंग, माइंड जो था उसका शांत हो गया. हाल्यूसिनेशन में वो अपने ममा के आर्म्स में आ गया. द वाटर अपीयर टू बी वेरी कंफर्टेबल, इट वॉज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. तो इसीलिए उसको लगा कि डेथ इज पीसफुल. देयर इज फियर इन द फियर ऑफ डेथ. जब हम मरने से डरते हैं तो हमें डर लगता है, जब हम डेथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो बड़ा पीसफुल है. ठीक है, ओके. अब सेव तो हो गया, तो उसके बाद आता है मेन आपके 2 mark का क्वेश्चन कि उसका फिजिकल ट्रॉमा और मेंटल ट्रॉमा के बारे में बात. फिजिकल ट्रॉमा क्या था? उसके लेग्स ट्रेम्बल कर रहे थे, राइट? उसको रोना आ रहा था बार बार. उस रात को उसे खाना नहीं खाया गया, वो पूरी रात सो नहीं पाया. ही वॉज ऑलवेज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स. और इमोशनल ट्रॉमा क्या हुआ था? ही डेवलप्ड अ फियर ऑफ वाटर. वो उसके बाद किसी भी वाटर स्पोर्ट्स को एंजॉय नहीं कर पाया. नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? नहीं एंजॉय कर सकता वाटर स्पोर्ट्स तो क्या हो गया? देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स टू एंजॉय. सो व्हाई इज दिस सो ट्रॉमेटिक इन हिज लाइफ दैट ही कुडंट एंजॉय द वाटर स्पोर्ट्स? व्हाई इज इट सो ट्रॉमेटिक? बेटे, अमेरिका में वाटर एक्टिविटीज आर द मेन फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. जब सारे दोस्त वाटर एक्टिविटीज में जा रहे हैं और आप उसमें पार्ट नहीं ले सकते हो, सो यू आर लीडिंग अ हाफ लाइफ. अब उसका जो फियर ऑफ वाटर है, इट रिजल्टेड इन हिज लिविंग हाफ अ लाइफ. जो हाफ अ लाइफ है दैट इज नो लाइफ. मर मर के जीना इज नो लाइफ, राइट? और जब उसे ना वो फिशिंग जा सकता था, ना वो कनोइंग जा सकता था, ना वो स्विमिंग जा सकता था, ना ही वो किसी भी वाटर एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले रहा था, तो उसने एक निश्चय किया टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर. अब ओवरकम करने के लिए उसने क्या किया? ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर. ये तो चीजें हैं जो उसने करी, बट उसके मन में क्या था कि नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगा. और डिड ही अप्रोच द एक्टिविटी ऑफ लर्निंग टू स्विम? हाउ डिड ही अप्रोच दैट एक्टिविटी? मेंटल उसके दिमाग में क्या चल रहा था? आधा अधूरे इच्छा थी कि दृढ़ निश्चय था? सिंसियर. ही वॉज सिंसियर, ही वॉज डिटर्मिन्ड, he persevered. He did not give up. अगर आपको persevered नहीं याद होता है, you can simply write he did not give up.
उसने इंस्ट्रक्टर को हायर किया, वेरी सिंसियरली ही प्रैक्टिस 5 days a week। जब मैं ये वर्ड्स लिख रही हूं तो आपके साथ सिंसियर क्यों बोल रहे हैं उसको हम? 5 days a week, 1 hour each day, उसमें सिंसियरिटी चाहिए। आप जब जिम जाते हो, आप 2 दिन जाते हो, फिर तीसरे दिन मसल्स दर्द होती है, आप बोलते हो छोड़ आज नहीं जाऊंगा। 2 दिन एक्स्ट्रा क्लास के लिए आए, थक गए, छोड़ आज नहीं जाऊंगा। राइट, दैट इज नॉट सिंसियरिटी। सिंसियरिटी इज ओवरकमिंग योर मेंटल ऑब्स्टिकल्स। राइट, तो वो सिंसियर था कि नहीं मुझे सीखना है, मुझे उसको टाइम देना ही पड़ेगा। डिटर्मिन्ड था क्योंकि वो जैसे ही पानी में जाता था उसकी बॉडी रिजिड हो जाती थी, वो नहीं चल पाता था। तो उसके लिए इंस्ट्रक्टर ने क्या किया था, आपको एक एक स्टेप मैं बार बार बोलती हूँ, वोकैबुलरी को लेके एक एक स्टेप सोचो। इंस्ट्रक्टर ने उसकी डिटर्मिनेशन को कैसे हेल्प किया? उसको रोप के साथ अटैच किया, उसकी कमर पे बेल्ट में एक रोप बांधा, उस रोप को ऊपर पुली से निकाला और उसका जो दूसरा एंड था, रोप का जो दूसरा सिरा था, उसने वो अपने हाथ में पकड़ा। और वो रोप के सहारे डगलस को यकीन था कि अब मैं पानी में डूबूंगा नहीं। एक होता है ना डूबते को तिनके का सहारा, तो वो चीज डगलस को वो रोप का सहारा था कि वो उसके दिल में एक एक कॉन्फिडेंस था कि मैं अब डूबूंगा नहीं। तो उसने धीरे 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 पानी में चलना शुरू किया। सबसे पहले तो बॉडी को मूव कराना पानी में उसके लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एम था, गोल था, क्योंकि उसकी बॉडी रिजिड होती थी। राइट, तो धीरे धीरे उसने फर्स्ट स्टेप पानी में कंफर्टेबल होना सीखा, पानी में चलना सीखा। अब स्विमिंग के लिए आपको ब्रीदिंग करना होता है, आपको ब्रीदिंग टेक्निक आनी चाहिए और आपको लेग मूवमेंट आनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसने सिर्फ पानी में कंफर्टेबल होना सीखा। सेकेंड ट्राइमेस्टर में उसने ब्रीदिंग सीखा। हाउ डू यू ब्रीद इन वाटर? अब मुंह अगर पानी में डालोगे और सांस लोगे तो व्हाट विल हैपन? पानी अंदर चला जाएगा, आप चोक करोगे और अगेन वो ड्राउनिंग इंसिडेंट हो जाएगा। तो व्हाट इज द टेक्निक व्हेन यू स्विम? टू एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल होता है ना, इनहेल सांस अंदर लेना, एक्सहेल सांस छोड़ना। तो पानी में जब मुंह जाता है तब एक्सहेल करना है, जब आपकी सांस खत्म हो जाती है पानी के अंदर तो आप मुंह बाहर निकालते हो और आप एक डीप ब्रेथ लेके अगेन यू पुट योर फेस इन द वाटर एंड स्टार्ट एक्सहेलिंग। राइट, तो ये टेक्निक उसने सीखी। उसने अपना हैंड मूवमेंट सीखा, उसने लेग मूवमेंट सीखा कि लेग्स को कैसे मारना है टू बिकम अ स्विमर। सो इट टुक हिम 6 months टू जस्ट लर्न स्विमिंग, 3 months टू बिकम कंफर्टेबल एंड 3 months टू लर्न स्विमिंग। तो 6 months यहां पर लग गए। 6 महीने तक इंस्ट्रक्टर ने उसका साथ दिया। 6 महीने तक हर दिन इंस्ट्रक्टर उसके साथ होता था, गाइडिंग हिम ऑन हाउ टू स्विम। Now after 6 months he said okay to the instructor कि okay now I do need your services, but at the same time he was not very confident about his swimming prowess. उसको ये लगता था कि अब मैं अकेला होऊंगा तब क्या होगा, will my fear return? And did his fear return? Did his fear return or not? No? But Yes, the fear did return, but how did he address his fear? यहाँ पे वर्ड एड्रेस ही होएगा। एड्रेस मतलब उसका सामना कैसे किया फियर का। डिड ही गिव इन टू द फियर और डिड ही चैलेंज द फियर? He challenged the fear. Well, Mr. Terror, what can you do to me? He laughed at his fear. जब भी फियर आता था उस फियर को वो फेस करता था, एड्रेस करता था। मैं हमेशा बोलती हूँ प्रॉब्लम रहेगी, आप भाग जाओगे तो भी प्रॉब्लम रहेगी। प्रॉब्लम को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू फेस इट। राइट, ही फेस्ड हिज फियर, he laughed at his fear and finally he became comfortable while swimming alone. अब यहां पर भी खत्म नहीं होता है। YMCA pool is safe. The lakes and the rivers are not safe. Right? अब YMCA pool में तो कंफर्टेबल हो गया, बट उसके मन में अभी भी रिकरिंग डाउट था
कि जब मैं बड़ी वाटर बॉडीज में जाऊंगा तो मैं स्विम कर पाऊंगा या नहीं विदाउट फियर. सो फर्स्ट ही वेंट टू वार्म लेक. ट्रिग आइलैंड, स्टैम्प आइलैंड, ये पूरा याद रखना कि कहाँ पे एरियाज हैं, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चंस में आ सकता है. राइट, ये आपके चैप्टर में दिया हुआ है, तो प्लीज वो नाम याद कर लेना कि कौन सा लेक कहाँ पर था. तो पहले वो वार्म लेक में गया, फियर आया उसके दिमाग में, he again addressed it, he laughed at it and he went on swimming. Second time he went to Wentworth Lake. दो जगहों पे उसने ट्राई किया था अपना ओवरकम करने के लिए. फर्स्ट वाज द वार्म लेक एंड द सेकेंड वाज लेक वेंटवर्थ. और वहां पर जाकर ही रियलाइज दैट ही हैड कंप्लीटली ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर. अब उसको पानी में बिल्कुल भी डर नहीं लगता है. राइट, और फिर उसने रूजवेल्ट की लाइन बोली. रूजवेल्ट ने कहा था ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. ये रूजवेल्ट की लाइन थी जो उसको तब समझ में आई. जब हम किसी चीज से डरते हैं तो वो डर हमें कुछ नहीं करने देता. हमें डर से डरना चाहिए, बिकॉज डर हमारी लाइफ का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है. और विलियम डगलस ने खुद से क्या रियलाइज किया था? डेथ इज पीसफुल. देयर इज नथिंग टू फियर फ्रॉम डेथ. डेथ इज पीसफुल. हमारा सिर्फ डर है डेथ का, जो हमारे अंदर इतना फियर, इतना पैनिक, इतना टेरर क्रिएट करता है. सो दिस इज डीप वाटर. नाउ डू यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग डीप वाटर? कोई सवाल है आपके पास, कोई डाउट, कोई लाइन पूछना चाहते हो? हाँ जी. At my first opportunity, I hurried west, went up to the Titan, to Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to meet Glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. At my first opportunity मतलब मुझे जैसा ही मौका मिला, और मैंने आपको ये पूरा रूट बताया कि आपको ये लर्न करना पड़ेगा. वो डिफरेंट एरिया से पास करता हुआ वार्म लेक पर पहुंचा था. एनीथिंग एल्स? हाँ जी बच्चे, क्लियर? जब वो इंसिडेंट हुआ था ड्राउनिंग का, हाँ, उसमें उसका ट्रांजिशन था. ट्रांजिशन कुछ नहीं था यहाँ पर. तो अभी इवेंट्स चल रहे हैं यहाँ पे. इन अ वे आप कह सकते हो कि वो क्लाइमैटिक मोमेंट आया था जब उसको लगा कि वो मर गया है, एंड ही रियलाइज कि आई हैव नॉट डाइड, आई एम स्टिल अलाइव. ठीक है, जब उसने स्विमिंग लर्न किया वो भी क्लाइमैटिक मोमेंट था. जब उसने खुद को वेंटवर्थ पे और वार्म लेक पे टेस्ट किया, तो दैट वाज रेजोल्यूशन कि हाँ, नाउ आई हैव फाइनली ओवरकम. इस पॉइंट पे आके वी सी द इवॉल्वमेंट ऑफ द कैरेक्टर. So with this, we come to the end of the video. I hope that you liked it and it helped to clarify some doubts and added more knowledge to what you already knew. So if you liked it, please do consider subscribing to my channel and liking the video, and do press the bell icon for further notifications. See you soon, everyone.